गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपनी लास्ट यूनिट को रिवाइज करेंगे और इसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका ऑसिलेशंस के नाम से। किस नाम से आएगा? ऑसिलेशंस के नाम से। ठीक है। और इसके जो कंसेप्ट हैं आपके बेसिक डेफिनेशन जो कि आप सेकंड ए के अंदर भी स्टडी कर चुके थे। तो 10 यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर आपका वो किस नाम से है? ऑसिलेशंस के नाम से है। कुछ डेफिनेशंस हमारे पास, जैसे पीरियोडिक मोशन है। कौन सी मोशन होगी पीरियोडिक मोशन? जब कोई भी बॉडी एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी पोजीशन को रिपीट करेगी तो वो बॉडी कौन सी मोशन को प्राप्त करती है? पीरियोडिक मोशन को प्राप्त करती है। ठीक है। तो जैसे कोई भी प्लेनेट है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है या अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है, तो कौन सी मोशन है भी यहाँ? एक पीरियोडिक मोशन है। ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास कौन सी मोशन? एक ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में क्या होगा कि कोई भी बॉडी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट क्या प्राप्त करती है? टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मोशन को प्राप्त करती है। ऐसी मोशन को नाम दिया जाएगा ऑसिलेटरी मोशन। फिर हम लोग यहाँ बात करते हैं कि क्या हर एक ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हो सकती है या हर एक पीरियोडिक मोशन आपकी ऑसिलेटरी हो सकती है। तो जो भी आपकी ऑसिलेटरी मोशन है उसको हम पीरियोडिक बोल सकते हैं। उसको क्या नाम देंगे? पीरियोडिक नाम दे सकते हैं, क्योंकि ऑसिलेशन भी आपका एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर माना गया है। और ऑसिलेशन भी कैसा? जो आपका एक फ्री ऑसिलेशन होगा। ठीक है। उसके बाद हम हर एक पीरियोडिक मोशन को ऑसिलेटरी मोशन नहीं कहेंगे। ठीक है। जैसे अर्थ रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे तो ये पीरियोडिक मोशन है, न कि ऑसिलेटरी मोशन। अगर ऑसिलेटरी मोशन होती तो आप लोगों को पता है कि यहाँ अर्थ अपनी एक्सिस पे टू एंड फ्रो मोशन में भी होती, तो इस कारण यहाँ अर्थ पर कुछ नहीं बचना था। तो इसलिए हम लोग ये कहेंगे कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन मे बी और इट मस्ट बी पीरियोडिक, बट एवरी पीरियोडिक मोशन या कोई भी पीरियोडिक मोशन आपकी क्या नहीं होगी? ऑसिलेटरी नहीं होगी। ठीक है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके बाद आप लोगों को बताया जाएगा जैसे पीरियोडिक फंक्शन क्या है। पीरियोडिक फंक्शन क्या होंगे कि जो साइन या कोस के अंदर लिखे जाएंगे। ऐसे फंक्शन आपके पीरियोडिक फंक्शन होते हैं जो किसमें लिखे जाएंगे? साइन के अंदर या कोसाइन के अंदर लिखे जाते हैं। ऐसे सभी फंक्शंस आपके कौन से फंक्शन हैं? क्योंकि साइन की वैल्यू या कोस की जो वैल्यू है ये एक रेगुलर इंटरवल के बाद वापस अपने आप को रिपीट करती है। तो पीरियोडिक फंक्शन यानी कि एक ऐसा मैथमेटिकल रिजल्ट, एक ऐसा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो आपको किसके बारे में बता रहा है? पीरियोडिक मोशन के बारे में बता रहा है। ये क्या कहलाएगा? आपका एक पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा। और ये जो पीरियोडिक फंक्शन आपका हार्मोनिक होता है। हार्मोनिक मतलब कि बार बार अपने आपको रिपीट करना रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। हमारा जो कंसेप्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के नाम से स्टार्ट करेंगे। और सिंपल हार्मोनिक मोशन फिर हम लोगों ने स्टडी करनी है स्प्रिंग के अंदर। और जो आपका पेंडुलम का कंसेप्ट आएगा, सिंपल पेंडुलम का कंसेप्ट, उसका लेक्चर देखना आप लोगों ने कल। ठीक है। तो एक स्पेशल मतलब ये कंप्लीट लेक्चर आपका पेंडुलम पर ही है, सिंपल पेंडुलम का लेक्चर जो अगला लेक्चर होगा यानी कि। तो हम बात करेंगे कौन सी मोशन के बारे में? सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। और इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि आगे क्लास में भी इसके कंसेप्ट जो है वो यूज किए जाएंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन की हम बात करें। ठीक है। तो देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक फोर्स आपको पढ़ के आ चुके हो पहले। वो फोर्स था रेस्टोरिंग फोर्स। जब किसी पार्टिकल के ऊपर, किसी बॉडी के ऊपर कौन सा फोर्स लगता है? रेस्टोरिंग फोर्स लगता है। तो उस दौरान वहां जो ये रेस्टोरिंग फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। और डिस्प्लेसमेंट भी कहां से? मेन पोजीशन से। ठीक है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? मेन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है, रेस्टोरिंग फोर्स उस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखा गया है। और जो रेस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। यानी कि रेस्टोरिंग फोर्स मेन पोजीशन से अगर आउटवर्ड है, कौन सा फोर्स? रेस्टोरिंग फोर्स। ठीक है। जो कि कंपैरिजन के केस में हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किसका अपोजिट हो जाएगी?
रेस्टोरिंग फोर्स से अपोजिट हो जाएगी। ये आप 4th यूनिट में पढ़ चुके हो इस तरह के कॉन्सेप्ट। हम जो यहाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करेंगे, वो स्टडी करते हैं कि एक रेफरेंस पार्टिकल को मानेंगे और वो रेफरेंस पार्टिकल मूव करता है कौन से पाथ के अंदर, एक सर्कुलर पाथ के अंदर। कौन से पाथ में मूव कर रहा होगा? सर्कुलर पाथ में। तो हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं कि आपके पास एक रेफरेंस सर्कल है। रेफरेंस सर्कल में दो डायमीटर कंसीडर कर लेना है, एक एक्स डायमीटर, एक वाई डायमीटर। ठीक है, एक कौन से एक्सिस में है? एक्स एक्सिस में। दूसरा कौन से एक्सिस में डायमीटर? वाई एक्सिस में है। ये पॉइंट क्या होगा यहाँ? O पॉइंट। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर की तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, इधर नेगेटिव वाई एक्सिस। इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी मान लें हम लोग? a के बराबर मान लेते हैं। जो रेफरेंस सर्कल है आपका यहाँ, उसकी रेडियस किसके बराबर है? स्मॉल a के बराबर है। और यहाँ कोई पार्टिकल है, तो पार्टिकल मूव करना स्टार्ट कर रहा है, यहाँ इस सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और आप सपोज कर लीजिए एट एनी स्टेट ऑफ टाइम पार्टिकल कहाँ है? इस P पॉइंट पर है। कहाँ प्रेजेंट है पार्टिकल? P पॉइंट पर। तो ये क्या है? रेडियस वेक्टर OP जो है, यानी कि अब यहां जो रेडियस वेक्टर है रेफरेंस पार्टिकल का, वो एंगल बना रहा है किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। और कितना एंगल मान लिया हम लोगों ने? थीटा एंगल। जब ये पार्टिकल इस रेफरेंस सर्कल में मूव कर रहा होगा तो उस टाइम पर इसके पास एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा के बराबर है। इसके बराबर है ओमेगा के बराबर। तो हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी जो होती है एंगल बाय टाइम के इक्वल होती है। तो इसलिए यहां से एंगल का रिजल्ट कितना हो जाएगा अपने पास? ओमेगा की प्रोडक्ट टी के साथ। ठीक है, ये एंगल का रिजल्ट हो जाएगा। हमने क्या मान लिया कि ये जो पार्टिकल है सर्कुलर पाथ में मूव करता है कितनी एंगुलर वेलोसिटी के साथ? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करता है। तो थीटा हमारे पास किसके बराबर है? ओमेगा टी के बराबर है। तो आप लोगों को जब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का कांसेप्ट बताया गया था तो ये भी बताया था कि गैलीलियो ने सबसे पहले हमें इस तरह के कांसेप्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। उसने जुपिटर के जो मून थे उनका सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी किया था। और यहाँ प्रोजेक्शन आएगा। प्रोजेक्शन का हिंदी में नहीं होता परछाई। तो उसने क्या देखा कि जुपिटर पर जो मून की शैडो बन रही है, ठीक है, वो उसको ऑसिलेट होती दिखाई दे रही। तो उसके दिमाग में इस तरह का कंसेप्ट आता है कि यहाँ जो प्रोजेक्शन है पार्टिकल का, ठीक है, फोटो प्रोजेक्शन के नाम से जानेंगे, वो एक डेफिनेट डायमीटर के अबाउट क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। अब यहाँ जो आपके पास O पॉइंट है वो है मेन पोजीशन। जब पार्टिकल अगर मान लो यहाँ होता, ये P पॉइंट पर जो पार्टिकल अगर आपका यहाँ होता O पॉइंट पर, तो उसकी पोजीशन कितनी होती? 0 होती। कितनी पोजीशन होती उसके पास? 0 पोजीशन। अब ये पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट है? P पॉइंट पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये एक तरीके से यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पर प्रेजेंट है, यानी कि उसके पास जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अब यहाँ वो कितना है? A के बराबर है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इसके फोटो प्रोजेक्शन की। किसकी बात करें? फोटो प्रोजेक्शन। फोटो प्रोजेक्शन का मतलब इसकी शैडो की बात करें हम लोग यहाँ, तो वो यहाँ आएगी। मान लीजिए ये पॉइंट आपका N पॉइंट, तो N के आपके पास फोटो प्रोजेक्शन है। जब ये पार्टिकल आपका X से Y की तरफ मूव करेगा तो हमें ऑसिलेशन दिखाई देगा फोटो प्रोजेक्शन में। कैसे? O से Y की तरफ। समझ रहे हो? यहां जब ये पार्टिकल कैसे मूव करेगा? X से Y की तरफ मूव करेगा। ये जो P पॉइंट पर पार्टिकल है तो इसका फोटो प्रोजेक्शन हमें कैसे दिखाई देगा? O से Y की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए इसमें हमने बताया था कि शैडो बढ़ेगी जो यहाँ इस तरीके से। तो अब आप क्या करते हो? ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी मेरे पास कितना होगा? थीटा एंगल। तो फोटो प्रोजेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है कौन से पॉइंट से? स्टार्टिंग के ओरिजिन पॉइंट से, O पॉइंट से, वो क्या हमारे पास ON है। तो जो आपकी ये ट्रायंगल बनी है NPO ट्रायंगल, इस NPO ट्रायंगल में ON क्या हुआ आपके पास? परपेंडिकुलर हुआ, और NP क्या हुआ? यहाँ बेस हुआ। ON क्या है? परपेंडिकुलर। ON क्या हमारे पास? बेस है। तो हम लोग निकालना चाह रहे हैं किसको? ON को, यानी कि परपेंडिकुलर को।
तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय आइपो। आइपो क्या इस ट्रायंगल में ओपी है यानी कि ए के बराबर है, और परपेंडिकुलर क्या आपका ओएन है। तो इसलिए जो परपेंडिकुलर होगा वो हमारे पास होगा हाइपो की प्रोडक्ट किसके साथ, साइन एंगल के साथ। अब ओएन को मैं लिख लेता हूं किसके बराबर है, ये y के बराबर है। तो हमारे पास जो y होगा यहां से वो किसके बराबर होगा, ओपी ए के बराबर था, रेडियस के बराबर था, a sin थीटा के बराबर, यानी कि a sin ओमेगा t के बराबर आ जाता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका। अगर ये पार्टिकल y से x डैश की तरफ जाएगा तो पुट ऑफ प्रोजेक्शन के अंदर जो ऑसिलेशन होगा वो y से o की तरफ होगा, ठीक है। अगर पार्टिकल x डैश से y डैश की तरफ जाएगा तो पुट ऑफ प्रोजेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो o से y डैश की तरफ आएगा। अगर पार्टिकल y डैश से x की तरफ जाता है तो पुट ऑफ प्रोजेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो y डैश से o की तरफ आएगा। तो इसका मतलब इस y डायमीटर के अबाउट जो पुट ऑफ प्रोजेक्शन है वो ऑसिलेट कर रहा है, किसके अबाउट, y डायमीटर के अबाउट जो पुट ऑफ प्रोजेक्शन है वो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। जब ये पार्टिकल यहां था, इस x पॉइंट पर था, तो उस टाइम पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब पार्टिकल यहां आ जाएगा तो थीटा कितना बढ़ेगा, 90 डिग्री। तो आपको पता है पुट ऑफ प्रोजेक्शन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इसके बराबर होगा, यानी कि रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ के बराबर होगा, और वो a के बराबर हो जाएगा। तो जब थीटा हम देखें किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर, तो y किसके बराबर है, a के बराबर। तो यहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है पुट ऑफ प्रोजेक्शन के अंदर, और ये कौन सी पोजीशन कहलाएगी, अब यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन कहलाएगी, ठीक है। जब वापस ये y से मान लीजिए x डैश की तरफ आ जाता है, यानी कि पार्टिकल यहाँ होता तो फिर से हमारे पास एंगल कितना बढ़ जाता, 180 डिग्री का, और y का रिजल्ट कितना होता, 0 होता। तो पुट ऑफ प्रोजेक्शन कहाँ था, मीन पोजीशन पर, यानी कि जहां y की वैल्यू 0 है वहां कौन सी पोजीशन आपके पास, मीन पोजीशन है, ठीक है। जब ये पार्टिकल इधर आएगा तो y डैश पॉइंट पर 270 डिग्री का एंगल, तो y का रिजल्ट कितना हो जाएगा, -a के बराबर हो जाएगा, यानी कि फिर से पार्टिकल कहां प्रेजेंट है, आपका एक्सट्रीम पोजीशन पर प्रेजेंट है। पार्टिकल इधर आ जाएगा तो 360 डिग्री का एंगल, तो y की वैल्यू फिर से कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यानी कि पुट ऑफ प्रोजेक्शन कहां था, मेन पोजीशन पर था। तो यहां आप देख रहे हो कि ऑसिलेशन है किसके अंदर, प्रोजेक्शन के अंदर, किसके अंदर ऑसिलेशन है, प्रोजेक्शन के अंदर ऑसिलेशन है। और जनरली जब हम इस तरह के रिजल्ट को सोल्व करेंगे तो यहां जो एक्सेलरेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के। एक्सेलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। अगर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फोर्स भी यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के, और वो फोर्स कहलाएगा आपका रेस्टोरिंग फोर्स। और उसी फोर्स के कारण जो पुट ऑफ प्रोजेक्शन के अंदर क्या थी, सिंपल हार्मोनिक मोशन थी। अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों कह रहे हैं हम लोग, देखिए हार्मोनिक शब्द क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि बार बार एक रेगुलर इंटरवल के बाद एक डेफिनेट एंगल के बाद पोजीशन को रिपीट करना। 360 पर वापस वहीं आ गए, फिर 360 की बजाय 2 पाई हो जाएगा, या सॉरी 4 पाई हो जाएगा, वापस फिर वहीं आएंगे हम लोग, 6 पाई के बाद भी वहीं आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर एक डेफिनेट टाइम के बाद या डेफिनेट एंगल के बाद बार बार जो आपकी जो पोजीशंस है वो रिपीट हो रही है, कभी एक्सट्रीम पोजीशन पर, कभी मीन पोजीशन पर, ठीक है, लगातार ऐसा होता रहेगा। इस कारण ऐसी जो मोशन आपकी वो हार्मोनिक मोशन है। कैसी मोशन हो जाएगी, हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का रिजल्ट आपके पास। डेफिनेशन आप इसकी लिखोगे किसकी टर्म में, इन टर्म्स ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स। इसकी टर्म में लिखना हमने इसकी डेफिनेशन को रेस्टोरिंग फोर्स की। यहां एक डेफिनेशन ये लिखनी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिफाइंड एज द प्रोजेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल। कौन से डायमीटर पर हमारा प्रोजेक्शन, y डायमीटर पर, ठीक है। इन विच द सर्कुलर मोशन टेक्स प्लेस, जिसमें सर्कुलर मोशन क्या करती है, टेक्स प्लेस लेती है। तो प्रोजेक्शन कहां है आपका, y डायमीटर पर है, और इसी के अंदर क्या है, एक तरीके का ऑसिलेशन है, इसी के अंदर क्या है, पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। और यही आपकी कौन सी मोशन कहला रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहला रही है। तो समझ के बाद अगर यहां इनिशियली कोई एंगल होता पहले से ही पार्टिकल का, मान लीजिए पार्टिकल आपका पहले से यहां होता प्रेजेंट फाइव नॉट एंगल के साथ,
तो अब यहाँ टोटल एंगल अपना कितना हो जाता, थीटा प्लस में फाई नॉट हो जाता। तो जो ये फाई नॉट है ये इनिशियल फेज है, ये क्या कहला रहा आपका इनिशियल फेज। इसको इपोक भी बोलेंगे हम लोग, EPOCH, इपोक भी बोला जाएगा इसको, समझ गए बात। अब ये जो ओमेगा टी प्लस फाई नॉट है ये फेज है, ये क्या आपका फेज। और जो नोट्स में पढ़ोगे ना तो आपको डेफिनेशन बताएगी व्हाट इज फेज। तो फेज जो आपका वो क्या है, आर्गुमेंट है साइन फंक्शन की, ये एंगल है यानी कि, और ये एंगल आपको बताएगा कि पार्टिकल के अंदर जो मूवमेंट है, सर्कुलर मोशन है, वो कैसे प्राप्त किया गया है। तो यानी कि फेज एक तरीके से डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि भाई क्लॉकवाइज था या एंटी क्लॉकवाइज था, ठीक है। तो इसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देगा फेज। और एक आएगा आपके पास डिस्प्लेसमेंट, तो जो वाई है आपका वो डिस्प्लेसमेंट है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट आपका लेंथ भी हो सकती है, प्रेशर भी हो सकता है और टेम्परेचर भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हो सकता है, लेंथ भी हो सकती है, प्रेशर भी हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है, एनर्जी भी हो सकता है, यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है जो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी आपको, पीरियोडिक मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन देगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा जो रिजल्ट आपको। ये जो, क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट वैसे क्या पढ़ के आए थे सेकंड यूनिट में, लेंथ वाला डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था हम लोगों ने, लेकिन नोट्स में साफ तौर पे आपका लिखा गया है कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, एज लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी, which gives information about the simple harmonic motion, periodic motion, ठीक है। उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी, इनकी डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं आपको, एंगल बाय टाइम एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी आपके पास। इपोक मैंने बता दिया, फेज आपको बता दिया। और मान लीजिए एंगल का अगर डिफरेंस लेंगे, दो ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स हैं, तो दो ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स में एंगल का डिफरेंस देखा जाता है, उसको हम लोग नाम देते हैं फेज डिफरेंस। क्या नाम देंगे, फेज डिफरेंस। मान लो एक पार्टिकल आपका इस तरफ ऑसिलेट कर रहा है, दूसरा पार्टिकल आपका इस तरफ ऑसिलेट कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, तो इनके बीच में एंगल का डिफरेंस कितना है, 180 डिग्री का है। तो फेज डिफरेंस कितना हो गया इनके बीच में, 180 डिग्री का हुआ। अगर दोनों पार्टिकल सेम डायरेक्शन में ऑसिलेट करते तो हम क्या कहते हैं, यहाँ फेज डिफरेंस कितना होगा इनके बीच में, 0 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये यानी कि दो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स में, दो ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स में जो फेज का डिफरेंस है, यानी कि एंगल का जो डिफरेंस है, वही आपका फेज डिफरेंस के नाम से जाना गया है। तो ऐसे ही अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज की बजाय क्लॉकवाइज सर्कुलर पाथ में मूव करता, तो उस टाइम पे हम डिस्प्लेसमेंट यहाँ फुट ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ बना लेते हैं, और डिस्प्लेसमेंट हो जाता आपका ये, यानी कि एक्स एक्सिस में, और एक्स जो होता मेरे पास वो a cos ओमेगा टी के बराबर आता। लेकिन हम अपने जितने भी रिजल्ट लेंगे वो इसके अनुसार लेंगे, a sin थीटा के अनुसार लेंगे, ठीक है। क्योंकि जो हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं, पार्टिकल का जो मूवमेंट ले रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, तो प्रोजेक्शन का जो ऑसिलेशन है, फुट ऑफ प्रोजेक्शन जो ऑसिलेट कर रहा है वो y डायमीटर के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, तो y डायमीटर में y डिस्प्लेसमेंट आएगा जो कि a sin ओमेगा t के बराबर लेंगे हम सारे के सारे रिजल्ट्स में। तो बताइए कोई डाउट नहीं आता, क्योंकि ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना आपको। आज जो कंसेप्ट चलेंगे तो अगले जितने भी टॉपिक होंगे आपके, चाहे वो पेंडुलम का कंसेप्ट है या ऑसिलेटिंग बॉडीज का कंसेप्ट है, वो सारे के सारे कंसेप्ट हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है ना। तो चिराग ये बता, मीन पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, और मीन पोजीशन कौन सी है डायग्राम में बताया तुमने। सर जब 90 जब वन वो y की वैल्यू a होगी सर, जब भी वो थी मीन पोजीशन, जब उसकी माइनस a थी सर, जब उसकी 0 थी सर, तो वो एक्चुअली बोलते रहो कोई बात नहीं। सुजुल, मीन पोजीशन कौन सी है इस डायग्राम में, y है, x है, x डैश है, y डैश है, o है, कौन सी है मीन पोजीशन। आज तो तुम ही बता दो आंसर। ओ पॉइंट मीन पोजीशन है, जहां डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होगी, फुट ऑफ प्रोजेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो भाई थोड़ी सी अपनी जो एनर्जी है ना वो यहाँ भी यूज कर लिया करो, सारी मतलब कि प्लानिंग मत बनाया करो। एक ने तो नींद नहीं आने दी रात में,
भाई मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा, मैंने तेरे को रुलाया था, तू रोए, उसने कुछ नहीं बोला और तू सपने में आगे डरा रहा। मैंने वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरे को वैसे सीरियस मान जा, और सपने में भी हो गया होगा। मैं मजाक कर रहा हूँ, पूरा मजाक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलो अब डिस्प्लेसमेंट आपके पास हमने निकाल दिया, कितना है डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट y होगा हमारे पास किसके बराबर? a sin ओमेगा t के बराबर। ठीक है, क्या है? किसका मैसेज आया अनम्यूट के लिए? अच्छा, यूं कह रहे हो क्या कि अनम्यूट कर ले और फिर मजाक करें? इसने सोचा कि हमने अनम्यूट करके मजाक किया था। अनम्यूट चलो अब छोड़ो इस बात को। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया अपने पास किसके बराबर? a sin ओमेगा t के बराबर। अब हमें निकालना है किसके रिजल्ट को है? वेलोसिटी के रिजल्ट को निकालना है। कौन से रिजल्ट को फाइंड आउट करना होगा? वेलोसिटी v के रिजल्ट को। तो वेलोसिटी v हमारे पास होती है, क्योंकि आम तरीके से ऑर्बिटल वेलोसिटी बोल सकते हो आप लोग। जो ये रेफरेंस पार्टिकल था आपका सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था, वो किसी न किसी वेलोसिटी के साथ जरूर मूव कर रहा है, और वही वेलोसिटी हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो v होगा हमारे पास इसके अंदर डिफरेंशिएशन, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के अनुसार जो चेंज होता है वो वेलोसिटी के बराबर होता है। तो ये क्या होगा हमारे पास? dy बाय dt के बराबर होगा। ये हो जाएगा d होगा dt होगा a sin ओमेगा t, और a आपका एक कांस्टेंट है, ये बाहर आया। डिफरेंशिएशन होगा किसके अंदर? साइन के अंदर। किसके अंदर डिफरेंशिएशन आएगा? साइन। साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है cos। तो कितना हो जाएगा ये? cos ओमेगा t, और फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे ओमेगा t यानी कि एंगल का। एंगल में ओमेगा का कोई डिफरेंशिएशन नहीं, t का डिफरेंशिएशन होगा, और वो आएगा आपके पास dt बाय dt यानी कि 1 के बराबर। तो और इनटू में ओमेगा, मतलब कि ओमेगा का कोई डिफरेंशिएशन नहीं था, तो dt का t का डिफरेंशिएशन क्या था? तो रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास? a ओमेगा cos ओमेगा t। और जो ये होता आपके पास, ये x एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट था, यानी कि x लिख सकते हैं हम लोग इसको। तो ये किसके बराबर है हमारे पास? ओमेगा x के बराबर। लेकिन अभी हमारा रिजल्ट पूरा नहीं हुआ है, ठीक है? तो पूरा रिजल्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? इसकी वैल्यू को किसकी टर्म में लेके जाए? साइन की टर्म में लेके जाए, ठीक है? तो सुजल बता, cos ओमेगा t को साइन में कैसे लिखे हम लोग अब? यहाँ मैथमेटिशियन है हम तो, और हाँ सर मैथमेटिक्स। हाँ ये हाँ सर ये भी सर मैथमेटिक्स। बताओ, तुम बताओ। cos ओमेगा t को साइन की सेंस में लिखना है। बता दे बता दे। तुम बना लो, तुम्हें आता होगा। √1 माइनस साइन से के है। तेरे को देख रहा हूँ मैं। साइन राहुल का आंसर है। बता, मेरा आंसर बता जल्दी, अनटाइम वेस्ट मत करो भाई। √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये आंसर आएगा, ठीक है? ये किसका रिजल्ट हो जाएगा हमारे पास? cos ओमेगा टी का, और प्लस माइनस होने देते हैं हम लोग, क्योंकि cos स्क्वायर ओमेगा टी था ना अपने पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी के बराबर। तो यानी कि मैं इसको लिखूंगा किसके बराबर? √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी के बराबर। प्लस माइनस का साइन आगे लिख देंगे हम, तो ये प्लस माइनस ओमेगा ए
और रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब इस a को रूट के अंदर लेके जाएंगे तो a का स्क्वायर अंदर एंटर करेगा तो क्या रिजल्ट आ जाएगा ये यहाँ से प्लस माइनस ओमेगा और रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और आपको पता है a sin ओमेगा टी y के बराबर था तो a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा टी है तो y का स्क्वायर हो जाएगा अंदर। तो जो रिजल्ट आपका वेलोसिटी का एक रिजल्ट ये हो जाएगा प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब हम बात करें वेलोसिटी की कि वेलोसिटी कौन सी पोजीशन पर कितनी होगी। तो आशीष बताइए मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट कितना था 0 और एक्सट्रीम पर मतलब कि मैक्सिमम बोल सकते हैं हम लोग प्लस माइनस ए भी लिख सकते हो आप लोग। तो हमें पता है एट मीन पोजीशन y जो है हमारे पास वो 0 के बराबर है। y कितना है 0 तो यहाँ 0 लिखोगे तो a का स्क्वायर बचेगा रूट के अंदर यानी कि खाली a आएगा बाहर। तो v की जो वैल्यू आपके पास वो प्लस माइनस ओमेगा a के बराबर हुई। इसका मतलब मीन पोजीशन पर मैग्नीट्यूड देखो अगर वेलोसिटी का तो a ओमेगा हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो यहाँ इस पॉइंट पर मैक्सिमम वेलोसिटी होती है किसके पास किसी भी ऑसिलेटिंग पार्टिकल के पास। ठीक है बात करें कौन सी पोजीशन के बारे में हम एट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है एक्सट्रीम पोजीशन पर y की वैल्यू कितनी थी प्लस माइनस a के बराबर। लेकिन यहाँ क्या y का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर ही होगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी कौन सी पोजीशन पर एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो हमने कहा कि हमारे पास वेलोसिटी मैक्सिमम है मेन पोजीशन पर और 0 है यानी कि मिनिमम है एक्सट्रीम पोजीशन पर। समझ गए बात। अगर कोई क्वेश्चन करने लगे तो आ जाते हैं कि बताइए डिस्प्लेसमेंट पर वेलोसिटी में फेज डिफरेंस कितना है। डिस्प्लेसमेंट था साइन फंक्शन में और एंगल कितना था ओमेगा टी था और आपका जो वेलोसिटी का रिजल्ट है वो कौन से फंक्शन में है cos फंक्शन में है। यहाँ भी एंगल ओमेगा टी है लेकिन हमें जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को दिखाना होता है तो मैं साइन की फॉर्म में लिखूं cos को तो साइन की फॉर्म में लिखूंगा मैं cos को यहाँ पे ये नहीं लिखना हमने एंगल के अनुसार लिखेंगे हम लोग। तो मेरे पास v का रिजल्ट एक ही हो सकता है a sin और क्या लिखे हम लोग यहाँ π/2 ठीक है माइनस में एंगल थीटा यानी कि एंगल ओमेगा टी। अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गए और साइन 90 माइनस में थीटा है तो किसके बराबर हुआ cos के बराबर। और यहाँ माइनस का साइन उड़ा देगा क्योंकि आपका पहले तो ओमेगा टी एंगल प्लस में था ना। तो आप तो सोचो ये आपके पास cos ओमेगा टी के बराबर होता है रिजल्ट। तो अब इनका डिफरेंस दिखाऊं मैं जो डिस्प्लेसमेंट का एंगल और इसका एंगल है तो इनके बीच में डिफरेंस कितना बचेगा 90 डिग्री का बचेगा। तो वेलोसिटी में और डिस्प्लेसमेंट में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। आगे जो ग्राफ बनाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा आपको। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन तो कोई डिफाइन करेगा तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या होता है। अरे तुम रेड करो कलाकार तुम देखो आज तो तुम ही बताते रहो। आज तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है तो तुम बता दो। वेलोसिटी ऑफ में टाइम यानी कि टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर होगा एक्सेलरेशन के बराबर होगा। भाई याद ध्यान दो टॉपिक की तरफ। ए हमारे पास एक्सेलरेशन डी ऑफ dt ऑफ वेलोसिटी v डी ऑफ dt ऑफ वेलोसिटी v का रिजल्ट रखना हम लोगों ने कितना था a ओमेगा cos ओमेगा t। आपको पता है कि डिफरेंशिएशन किसका नहीं होगा a ओमेगा का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा क्योंकि उसके साथ t नहीं है। इसके साथ t जुड़ा है ऑपरेटर जुड़ा है उसी के साथ क्योंकि t के अबाउट ही क्या होना है डिफरेंशिएशन होना है ना।
तो ये हो जाएगा हमारे पास a ओमेगा d ऑफ dt किसका किया cos ओमेगा t का। cos का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन होता है, कितना होता है माइनस साइन। फिर किसका किया जाएगा डिफरेंशिएशन t का ओमेगा t का, ओमेगा बार dt बाई dt 1 हो जाएगा। तो क्या रिलेशन आ जाएगा हमारे पास माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ठीक है। और a साइन ओमेगा टी किसके बराबर है आपका डिस्प्लेसमेंट y के बराबर, तो किसके बराबर रिलेशन होगी ये हमारी माइनस ओमेगा स्क्वायर y के बराबर। अब आप खुद सोचो डिस्प्लेसमेंट में आपके पास y किसके बराबर था a साइन ओमेगा टी के बराबर था, और यहां भी आपका साइन ओमेगा टी तो है तो वही फंक्शन आपका। लेकिन अगर आप देखोगे यहां प्लस का साइन था और यहां माइनस का साइन है, तो कितना अंतर हुआ इनके बीच में फेज एंगल का 180 डिग्री का। तो डिस्प्लेसमेंट में और एक्सेलरेशन में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है 180 डिग्री है, ठीक है। अगर आप इसको लिखना चाहो किसके टर्म में, वेलोसिटी के टर्म में भी लिख सकते हो, इस रिजल्ट को लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते वेलोसिटी के टर्म में। वेलोसिटी तो ये थी आपकी, लेकिन वेलोसिटी के टर्म में लिखेंगे कैसे, हमें कोस वगैरह को लिखना पड़ेगा चेंज करके। लेकिन हमें सिर्फ जो मतलब है वो डिस्प्लेसमेंट का मतलब था, क्योंकि हमने वेलोसिटी का रिजल्ट भी किसकी फॉर्म में निकाला था, डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में निकाला था। तो यहां देखिए आपके पास जो रिलेशन आएगी, बात करें एट मीन पोजीशन एंड एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो सुजल बता एक्सट्रीम पोजीशन पे y की वैल्यू कितनी है 0 और मीन पर प्लस माइनस a। तो y किसके बराबर है प्लस माइनस a के बराबर है, और यहाँ y किसके बराबर है 0 के बराबर है। तो a यहाँ किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा, कौन सी पोजीशन पर मीन पोजीशन पर। और a यहाँ किसके बराबर होगा, प्लस माइनस रखोगे यहाँ तो ये कितना हो जाएगा अपने पास माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर a के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्यों किया मैंने माइनस प्लस, क्योंकि y की वैल्यू मैं लिखूंगा प्लस इंटू माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया इसको, क्योंकि इनके बीच में तो फेज डिफरेंस कितना है डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में 180 डिग्री का नहीं है। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, ठीक है। और अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। वेलोसिटी के साथ है सर वो वेलोसिटी 90 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट और उसमें बोल रहे हैं हम लोग एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में क्या होता है, क्या चीज ये बताइए 180 फेज एंगल, ये तो वेलोसिटी और उसके बीच में निकाला था भूल गया सही, कोई बात नहीं बात में देखते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गई ना मेरे सभी को बात। अब आप एक चीज देखिए a यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस y के, और हमें पता है जो फोर्स होता है वो मास की प्रोडक्ट एक्सेलरेशन के साथ होता है, तो इसका मतलब यहाँ जो रेस्टोरिंग फोर्स होगा वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके माइनस y के। तो यही बात तो हम कह रहे थे सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन में, कि यहाँ जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके डिस्प्लेसमेंट के, एंड इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट, और डायरेक्टेड होगा रेस्टोरिंग फोर्स, या उसकी रेस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन होती है मेन पोजीशन की तरफ। किसकी तरफ होगी मेन पोजीशन की तरफ। तो एक्सेलरेशन का कांसेप्ट समझ में आ गया, फोर्स भी। अब अपने पास एक इक्वेशन बनती है यहाँ से, अभी जो आप मोशन स्टडी कर रहे हो ना, यहाँ आपके पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट की टर्म में स्टडी कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन आपकी वो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वो कैसी होगी एक लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। और जब हमें सिंपल पेंडुलम के कांसेप्ट को स्टडी करेंगे तो वहां एंगल का कांसेप्ट आ जाएगा, और एंगल के कांसेप्ट में जो आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगी। तो अभी तक इसका केस चल रहा है आपका लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में लीनियर रेस्टोरिंग फोर्स होगा, और जो आपकी एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसके अंदर आपका टॉर्क का कांसेप्ट आएगा। कौन सा कांसेप्ट आएगा टॉर्क का कांसेप्ट। तो देखिए अभी हमने बात की रेस्टोरिंग फोर्स के बारे में, वो था मेरे पास मास का प्रोडक्ट एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है। मास का प्रोडक्ट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है अपने पास माइनस m, बल्कि हम a की वैल्यू लिख रहे हैं ओमेगा स्क्वायर
वाई। ये रिजल्ट है ना अपने पास। एफ क्या होता है अपने पास? डिफरेंशिएशन किसमें? मोमेंटम में। किसके अंदर डिफरेंशिएशन? मोमेंटम के अंदर डिफरेंशिएशन। और मोमेंटम किसके बराबर होता है आपका? मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो यानी कि जो मेरे पास एफ की एक रिलेशन है वो मैं ये भी लिख सकता हूं, एम डी ऑफ डी टी ऑफ वेलोसिटी वी, और वेलोसिटी वी जो था मेरे पास डी ऑफ डी टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट वाई बराबर है किसके? माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई के। अब देखिए क्या होगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, डी की प्रोडक्ट डी से डी का स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई होगा ऊपर, dt की dt से dt का स्क्वायर हुआ, यानी कि ये आपके पास एक्सेलरेशन है। ये क्या होता है हमारे पास? एक्सेलरेशन होता है। और प्लस में ओमेगा स्क्वायर वाई हुआ, प्लस में क्या हुआ हमारे पास? ओमेगा स्क्वायर वाई बराबर हुआ आपके पास ये किसके? जीरो के। किसके बराबर रिजल्ट आ गया? ये हमारे पास जीरो के बराबर रिजल्ट आ जाता है। तो ये आपकी एक डबल ऑर्डर के अंदर, क्योंकि डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है ना वो डी बाई डी टी होता है और उसका ऑर्डर भी कितना है, यानी कि उसकी पावर कितनी है? 2 है। तो ये डबल डिफरेंशियल ऑपरेटर हुआ आपका एक तरीके से। क्या हुआ हमारे पास? ये डबल डिफरेंशियल ऑपरेटर। और इसके अंदर जो इसका फाइनली क्या लिखते हैं हम लोग? रिजल्ट लिखते हैं हमेशा। किसकी वैल्यू को लिखेंगे? इसके रिजल्ट की वैल्यू को लिखेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास अगर मैं चलता किसकी टर्म में? रेस्टोरेंट फोर्स की टर्म में, दूसरी सेंस में हमारे पास एक रेस्टोरेंट फोर्स का रिजल्ट ये भी होता था, F होता था माइनस के इंटू वाई के बराबर। ठीक है, किसके बराबर भी होता था? F बराबर माइनस के इंटू वाई। और यहां से मैं लिखता m डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर और प्लस में के वाई बराबर होगा किसके? जीरो के। और एक रिलेशन क्या रहेगी यहां से? डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस में के बाई एम इंटू में वाई बराबर किसके? जीरो के। तो ये तो जब आप फोर्स कांस्टेंट लेके चलते थे के की वैल्यू, तो उस टाइम पे डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये आपकी एक्सेलरेशन के अनुसार जो आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन निकाला उसके अनुसार, तो दोनों का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मुझे यहाँ ये ओमेगा स्क्वायर मिल रहा है, मुझे वहां के बाई एम मिल रहा है। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है? के बाई एम के बराबर है। किसके बराबर है? ये के बाई एम के बराबर। और ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? रूट ऑफ के बाई एम के बराबर, क्योंकि अभी जो रिजल्ट निकाले वो टाइम पीरियड का रिजल्ट आएगा आपका। किसका रिजल्ट आएगा? टाइम पीरियड का रिजल्ट आएगा। आप चाहते तो उसको एक्सेलरेशन के रिजल्ट से भी निकाल सकते थे। तो हमारे पास टाइम पीरियड की बात करते हैं हम लोग। तो यहां से ओमेगा का रिजल्ट कितना भाई? रूट ऑफ के बाई एम। ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी के बराबर। इसके बराबर होता है ये 2 पाई बाई टी के बराबर। तो 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू रूट ऑफ के बाई एम। और टी किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास? इधर टी इधर, तो 2 पाई रूट ऑफ एम बाई के। एम क्या आपका? इनर्शिया फैक्टर, इनर्शिया यानी कि। के क्या आपका? स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, फोर्स फैक्टर बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? फोर्स फैक्टर। तो ऐसे हमारे पास एक रिलेशन आ गई। और यही रिजल्ट आपका किसकी सेंस में भी जा सकता था? डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन की सेंस में भी जा सकता था। कैसे जाता है ये रिजल्ट? हम लोगों को पता है कि हमारे पास एक्सेलरेशन ए का रिजल्ट आया था किसके बराबर में? माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के बराबर। मैग्नीट्यूड फॉर्म में ए का रिजल्ट हमारे पास ये था। और मेरे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? ए बाई वाई के बराबर। ओमेगा की वैल्यू रूट ऑफ ए बाई वाई के बराबर। और टी की वैल्यू 2 पाई रूट ऑफ वाई बाई ए। तो ये भी हो सकता है टाइम पीरियड का रिजल्ट जो है आपका, यानी कि 2 पाई रूट ऑफ वाई बाई ए। वाई क्या आपका? डिस्प्लेसमेंट है और ए क्या आपके पास? एक्सेलरेशन है। तो ये टाइम पीरियड के रिजल्ट आपके। और पता होना चाहिए हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इसका रेसिप्रोकल में आ जाती है। फ्रीक्वेंसी किस में आएगी? रेसिप्रोकल में आ जाएगी। तो ये कुछ रिजल्ट थे आपके किसको लेकर? सिंपल हार्मोनिक मोशन को लेकर। अब यहाँ 2 तरीके से आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट। इसके अनुसार, टाइम के अनुसार भी और डिस्प्लेसमेंट के अनुसार भी। यानी कि वाई डिस्प्लेसमेंट के अनुसार भी स्टडी कर सकते हैं हम लोग और टाइम के अनुसार भी स्टडी कर सकते हैं।
जब हम एनर्जी का कंसेप्ट स्टडी करेंगे ना तो हम आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे टाइम मतलब और डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रही है एनर्जी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी क्वांटिटीज। तो अब अगला जो टॉपिक आपको एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन के नाम से है। ना समझ में आ रहा पूछ लेना भाई, पर ये मत करना कि कल फिर खड़े हो लाइन में। तो वैसे थोड़ा सा अगर ध्यान से सीख लो ना कंसंट्रेशन के साथ, तो साथ ही साथ टॉपिक समझ में आ जाएंगे। तो हमारे पास कंसेप्ट का नाम है एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। और फिजिक्स के डेरिवेशन की ना एक खासियत है, बोला हो गया है, उसके बाद चला है। तो देखिए भाई एनर्जी सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करना हम लोगों ने, तो दो तरह की एनर्जी होगी, एक काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट आएगा और एक आएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट। हमें पता है कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है किसके बराबर 1/2 mv² के बराबर, ठीक है। और v की वैल्यू कितनी थी अपने पास a ओमेगा cos ओमेगा t, यही वैल्यू थी ना v की। तो v का स्क्वायर करना हम लोगों ने, तो क्या रिलेशन आ जाएगी 1/2 m और a² ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t। एक तो अपने पास ये रिजल्ट आ गया, ये टाइम के सेंस में है रिजल्ट एनर्जी का। अगर हम निकालते हैं किसकी सेंस में, डिस्प्लेसमेंट के सेंस में, तो आपको पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के सेंस में हमारे पास जो वेलोसिटी का जो रिजल्ट था वो कितना था, ओमेगा रूट ऑफ a² y स्क्वायर था। तो यानी कि रिजल्ट भी लिखा जा सकता है 1/2 m और रूट ऑफ और 1/2 m इनटू में ओमेगा करना पड़ेगा हमें, यहाँ क्या करेंगे हम लोग ओमेगा, और साथ में क्या आएगा आपके पास रूट ऑफ a² y स्क्वायर का भी स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास अंदर a² माइनस में y स्क्वायर। उसके बाद हम बात करते हैं कौन सी एनर्जी के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब पोटेंशियल एनर्जी वैसे नहीं निकाली जाती आपकी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के लिए हम ना रिजल्ट यानी कि डेरिवेशन को फॉलो करते हैं। हमारे पास जो F होता है वो माइनस du बाय में dx के बराबर होता है हमारे पास, जो F का रिजल्ट होता है। और F आपका कौन सा फोर्स है, ये रेस्टोरिंग फोर्स है, जो किसके बराबर था, मास की प्रोडक्ट एक्सीलरेशन के साथ था। और यहाँ dy कर दो क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट y ले रहे हो, तो इसलिए मेरे पास यहाँ से du की वैल्यू जो होगी यहाँ से वो माइनस f dy आएगी, और f का रिजल्ट रख लो आप कितना है माइनस, और f हमारे पास मास का प्रोडक्ट एक्सीलरेशन यानी कि m और इनटू में ओमेगा स्क्वायर इनटू में y इनटू में dy। आपको इंटीग्रेशन इसका करना है y dy का, y dy का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 y स्क्वायर हो जाएगा। तो जो ये रिलेशन आएगा हमारे पास, माइनस तो माइनस भी कैंसिल होना था क्योंकि इसकी वैल्यू जो रखेंगे हम लोग, तो ये रिलेशन हो जाएगा हमारे पास। इंटीग्रेशन के बाद बोल रहा हूं मैं, यूज होगा हमारे पास 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और y का स्क्वायर, ये रिलेशन आएगा। और y किसके बराबर था, a
sin ओमेगा टी के बराबर था। y का रिजल्ट किसके बराबर था हमारे पास? a sin ओमेगा टी के बराबर। उसी रिलेशन को हम लोग लिखेंगे यहां से 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये रिजल्ट आ जाता हमारे पास, ठीक है यहाँ तक। तो ये आपके पास टाइम की सेंस में और ऊपर वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिस्प्लेसमेंट की सेंस में है। तो पोटेंशियल एनर्जी का रिजल्ट लिख लेते हैं हम लोग। कितना है हमारे पास? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इनटू में a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t। ये पोटेंशियल एनर्जी की सेंस में है। दोनों को हम लोग क्या करें? ऐड कर दें। दोनों को क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे। तो ऐड करोगे आप तो देखिए डिस्प्लेसमेंट की सेंस में अपने पास आंसर। अब इनको ऐड कर रहे हो आप लोग तो 1/2 m इसमें ओमेगा का स्क्वायर आएगा जरूर कहीं ना कहीं से, तो ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास खाली क्या बचेगा? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बचेगा। किसकी सेंस में? टोटल एनर्जी का रिजल्ट। तो टोटल एनर्जी E होगी हमारे पास 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बराबर है, ठीक है। इनको भी ऐड करोगे ना, इन दोनों को भी अगर आप ऐड करते हो तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर नहीं आएगा, तो वो भी आपके पास इसी के बराबर आ जाएगा रिजल्ट। तो एक तो आपका जो एनर्जी का रिजल्ट है वो डिस्प्लेसमेंट की सेंस में है, क्योंकि v का स्क्वायर करना था ना, तो v का जो रिजल्ट था ना यहाँ वो कितना था? ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वो मतलब ये y स्क्वायर था अपने पास, तो ओमेगा का स्क्वायर नहीं किया था हमने वहां, तो वैसे आया आपका, क्योंकि v का रिजल्ट कितना था डिस्प्लेसमेंट की टर्म में? ओमेगा रूट ऑफ y स्क्वायर सॉरी a स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर था। तो हम लोगों ने ये कर दिया रिजल्ट यहाँ। तो इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी का एक रिजल्ट डिस्प्लेसमेंट की सेंस में है, आपका टाइम की सेंस में है। तो आपको दो ग्राफ मिलेंगे वहां, किसके लिए? एनर्जी के लिए, काइनेटिक एनर्जी की या पोटेंशियल एनर्जी की हम लोग बात करें तो दोनों ग्राफ बना देते हैं हम लोग। इस तरफ आपका डिस्प्लेसमेंट, ये आपके पास टोटल एनर्जी E होगी यहां, ठीक है। ये क्या होगी हमारे पास? टोटल एनर्जी E। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जब कितना है? जीरो है, याद रख लो जीरो y की वैल्यू, तो सिर्फ कौन सी एनर्जी बची अपने पास? काइनेटिक एनर्जी। यहाँ y की वैल्यू जीरो रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। तो उस टाइम पे मैक्सिमम एनर्जी कौन सी है अपने पास? और जब डिस्प्लेसमेंट आपका a के इक्वल होगा तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जीरो, और डिस्प्लेसमेंट जब आपका माइनस a के इक्वल होगा तब भी a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जीरो। तो कुल मिलाकर बात ये है कि काइनेटिक एनर्जी जीरो है। ये जो रिजल्ट है यहाँ वो काइनेटिक एनर्जी के लिए है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट माइनस a है और यहाँ डिस्प्लेसमेंट आपका प्लस a है, ठीक है। अगर बात करें पोटेंशियल एनर्जी के लिए, जब डिस्प्लेसमेंट y की वैल्यू हमने कितनी रखी थी? जीरो रखी थी, तो उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी। तो और मैक्सिमम कब थी पोटेंशियल एनर्जी? यानी कि आपके पास मैक्सिमम एनर्जी है इधर वाली। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी कब? जब डिस्प्लेसमेंट माइनस a था या डिस्प्लेसमेंट आपका प्लस a था। और जीरो कब थी पोटेंशियल एनर्जी? जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितना था? जीरो था, ठीक है। तो ये वाली लाइन किसके लिए है? पोटेंशियल एनर्जी के लिए है। तो ये जो रिजल्ट आया आपका वो एम्पलीट्यूड के अनुसार आया, एनर्जी का रिजल्ट किसके अनुसार आया है? एम्पलीट्यूड के अनुसार। अगर आप बात करते टाइम पीरियड के अनुसार रिजल्ट की एनर्जी के, तो टाइम पीरियड के अनुसार रिजल्ट जो एनर्जी का है, एक एनर्जी को ऐसे रिलेशन में आएगी, वो आएगी ये वाली, क्योंकि कोस फंक्शन जो होता है ना, कोस जीरो, अगर आपके पास टी की वैल्यू इस तरफ टी है आपका, टी जीरो होता है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होनी थी। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा पोटेंशियल जो काइनेटिक एनर्जी वो घटेगी, फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फिर घटेगी। तो ये इनवर्ट जो आपका टाइम पीरियोडिक फंक्शन है, देखो जो आपकी डिस्प्लेसमेंट की सेंस में जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, वो तो है पैराबोलिक फंक्शन में। कौन से फंक्शन में है? पैराबोलिक फंक्शन में। तो यहाँ कैसा फंक्शन हुआ एनर्जी का? पैराबोलिक फंक्शन हुआ, ठीक है। और ये पीरियोडिक फंक्शन है। और काइनेटिक एनर्जी के लिए जो इन्वर्ट हुआ, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपका इस तरह का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पीरियोडिक फंक्शन हुआ टाइम के अनुसार।
तो ये वाली लाइन आपकी पोटेंशियल एनर्जी के लिए है और ये वाली लाइन आपकी काइनेटिक एनर्जी के लिए है। तो इस तरह के रिजल्ट्स आ जाते हैं आपके किससे संबंधित, एनर्जी से संबंधित रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो आगे जो कंसेप्ट आता है, अगले टॉपिक में आपके पास सिंपल स्प्रिंग पेंडुलम की बात कर लेते हैं। और मैंने बताया आप लोगों को कि आपको जो रिजल्ट स्टडी करना होगा इससे संबंधित एक सिंपल पेंडुलम से संबंधित वो कल वीडियो देख के आनी है आप लोगों को। ठीक है, कल का ये काम रहेगा क्योंकि सिंपल पेंडुलम के अकेले के कंसेप्ट बहुत ज्यादा है, पूरा का पूरा 1 घंटे का लेक्चर वो उसी के ऊपर था, तो थोड़ा सा फास्टली करवाएंगे हम, यानी कि इस चैप्टर को कल कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। और वो तो भी कंप्लीट हो पाएगा जब आप सिंपल पेंडुलम के जितने भी कंसेप्ट होंगे वो सारे के सारे पढ़ के आओगे। और किसी भी एग्जाम में कोई ना कोई टॉपिक जरूर आता है 10 मिनट से सिंपल पेंडुलम से संबंधित, यानी कि टाइम पीरियड से संबंधित कोई ना कोई कंसेप्ट जरूर आएगा। तो स्प्रिंग पेंडुलम का कंसेप्ट अपने पास किस नाम से आएगा, स्प्रिंग पेंडुलम के नाम से। टॉपिक हमारे पास